बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आओ शेयर करे के साथ आपका होस्ट एहतिशाम शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, प्रोग्राम का नाम सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम किसी जगह की शेर की बातें करेंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें हम हमारे जो गेस्ट हैं उनकी लाइफ जर्नी के हवाले से बातें करेंगे कि लाइफ में बचपन से लेके अब तक क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं। उसके अलावा इनकी लाइफ में इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी होंगी। उम्मीद है आप सबको बड़ा अच्छा लगेगा। तो चलें हम अपने गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ बैठी हैं उस्मा अहमद ख़ान, जिनका ताल्लुक़ नौशहरा से है, और दूसरी गेस्ट है हाफिज़ा आमना, जिनका ताल्लुक़ एबटाबाद से है। तो सबसे पहले आपको हम वेलकम करते हैं अपने शो पे, और थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया। तो आए हम उस्मा से उनके बचपन की कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनते हैं। जी उस्मा। बचपन की तो बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, लेकिन जो मुझे याद है वो ये है कि उस टाइम पे ना वो कलरफुल चूज़े आते थे। तो हमारे एक नेबर्स के पास थे वो, तो मैं उनके घर गई थी, मैंने वो चुराए थे सारे। मैं अपने घर लेके आई थी। बाद में वो उनकी मम्मा आई थी हमारे घर कि आपकी बच्ची हमारे चूज़े चुरा के ले गई। फिर हमारी बहुत लड़ाई हुई। फिर मैं वाइपर लेके गई थी, मैंने उसको मारा भी था। आपने मारा उनको? जी। और फिर वो मेरे बाबा के क्लिनिक आए थे कि आपकी बच्ची ने हमें मारा है, हमें बैंडेज करे। तो उस पर पूरा एक केस बन गया था। वो मुझे याद है, प्रॉपर याद है। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा उस्मा की कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इन्होंने सबसे पहले तो चीज़ें चुराएं, फिर उसके बाद वाइपर से इन्होंने मारा भी, और आखिर में आपके बाबा के पास ही चले गए वो बैंडेजेस के लिए। आमना, आप अपनी बचपन की कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाएं। स्टोरीज तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे 2-3 जो याद हैं, जो अभी तक मेरी ज़िंदगी का ना एक हिस्सा बन के चल रही हैं, और मैं अभी भी सोचती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है उन पे। मैं छोटी थी तो मेरे लिए एक स्टैंड वाला जो फ़ैन होता था वो बहुत अजीब चीज़ थी, और मैं उसको देखती थी। मैं कहती थी यार ये चल रहा है, इसके अंदर क्या है, ये इस तरह घूम रहा है। तो मैंने उसके अंदर अपनी ये वाली उंगली दे दी थी, और ये उंगली अभी तक मेरी जो है इसी तरह रह गई है। और फिर जब अंदर जाने के बाद मुझे पता चला यार ये तो कोई अजीब ही चीज़ थी जिसको मैं बाहर से देखती थी, और अंदर जाने के बाद मुझे पता चल गया कि ये क्या था। नाजरीन, सबकी बचपन की कोई ना कोई स्टोरी होती है, फ़नी भी होती है, इंटरेस्टिंग भी होती है। तो जैसा कि आपने सुना उस्मा और आमना की स्टोरी, यकीनन आपको भी हंसी आई होगी। मुझे खुद हंसी आ रही है, पर मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। बचपन के सफ़र में स्कूल का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। स्कूल की भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ होती हैं, टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। बहुत सारी ऐसी वाक़यात होते हैं स्कूल के जो इंसान को ज़िंदगी भर याद रहती हैं। मुझे तो अभी भी याद है अपने स्कूल का टाइम जो था, बड़ा ये बेहतरीन वक्त था जो गुज़र चुका है। वापस तो नहीं आएगा, पर वो यादें अभी भी हमारे साथ हैं। तो आए हम इनसे पूछते हैं इनके स्कूल लाइफ के हवाले से कि इनके स्कूल में इंटरेस्टिंग ऐसी क्या स्टोरी थी जो इनको अभी याद है। तो जी आमना। मैं बेसिकली, मेरे घर के पास स्कूल था न्यूजना, और उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी स्कूल की। और मैं 9th क्लास में थी, और मैं अपनी क्लास की मॉनिटर थी। तो जितने भी मेरे सर्स होते थे, टीचर्स होती थी, तो उनको लगता था कि मैं बहुत सीरियस और मैच्योर बच्ची हूँ। लेकिन इवन मेरी क्लास को अगर देखा जाए तो वो मेरे बारे में बेहतर जानते थे। इवन वो एक कहावत भी आती है ना कि अपनी वो भैंस के दांत बंदा खुद ही जानता है कि वो कैसे होते हैं। तो क्लास के साथ ज़्यादा टाइम होता था तो वो मुझे बेहतर तरीके से जानते थे। हमारी क्लास में एक लड़की होती थी, वो बहुत मोटी थी, मतलब बहुत ज़्यादा डबल थी वो। तो हमने उसका नाम रखा होता था ठुल्ला वो। तो अब हम लोग ना, मेरी फ्रेंड्स का ग्रुप होता था, हम 4-5 होती। तो हमारी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती थी कि जब छुट्टी होती थी बॉयज़ और गर्ल्स को, तो वो गली बिल्कुल ब्लॉक हो जाती थी, और हम उसको गली में जाके जो है ना नारे लगा रहे होते थे। और वो एक दिन बेचारी तंग आके, तो वहाँ से उसने यू टर्न लिया, और उसने जाके ना जो हमारी क्लास टीचर थी उनको जाके कंप्लेन कर दी। और जो उसका नेम था वो रखा ही मैंने था कि इसको ये बोलना है। हम उसका नेम हिना था, लेकिन हम उसको ठुल्ला कह के ही बुलाते थे। तो अगले दिन हम लोग गए तो मैम ने हम पूरे ग्रुप को खड़ा किया वहाँ पे सामने, और कहती हैं कि क्या हुआ था कल गली में। और मैम कुछ भी नहीं हुआ था। मैम कहती हैं जी हिना बताएं किसने आपको ऐसे बोला और क्या हुआ था कल गली में। उसने बताया कि इन्होंने मेरा नेम रखा हुआ ये वो, और मैंने सही वो टेल पोनी बनाई हुई थी। अब मैम मेरे पास आई हैं, कहती हैं बच्चे आप मॉनिटर हैं, मैं जानती हूँ आप ऐसी हरकत नहीं कर सकती, तो आप बताएं कि आपने बोला था इसे। क्या नहीं मैम। मैम कहती हैं अच्छा नेम क्या रखा था। अब वो मेरी फ्रेंड थी, उसने बोला, मेरी हंसी निकल गई। मैम ने मुझे वहाँ पे पक्का सा स्लैब पास किया, मेरी टेल पोनी ऐसे नीचे। और मैम कहती हैं, मैम ने जब वो भी सब हंस रहे थे, मैम ने उनको जब लगाई तो मैम कहती हैं कि मैंने रोना शुरू कर दिया। और मैम, मुझे उस टाइम पे बहुत हंसी आई थी।
मैम कहती हैं कि जो अच्छा बच्चा होता है ना, जो गलती नहीं करता, उसके आंसू निकलते होते हैं। और मुझे उस टाइम बहुत हंसी आई थी कि ये मेरे झूठे आंसू हैं। सब कुछ किया धर्म मेरा था और मैम मुझे प्रोटोकॉल जैसा कि आपने सुना, इन्होंने अपनी एक फ्रेंड का नाम टुटला रखा था, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर क्यों रखा। और मैम की तरफ से इनको एक बहुत मज़ेदार पड़ा था। Nice। तो आए अभी हम उसमें से उसकी स्कूल लाइफ के हवाले से कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनते हैं। उम्मीद है आपके पास भी कोई ना कोई स्टोरी होगी। मेरे पास स्कूल लाइफ से रिलेटेड इतनी नहीं है, लेकिन एक जो था, जो मुझे फर्स्ट टाइम बहुत डर लगा था अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, वो ये था कि हमने एक पेपर लीक किया था। तो पेपर लीक किया था वाकई में? जी, पाक स्टडी का पेपर हमें कहीं से मिल गया था और हमने उस पेपर में जितने क्वेश्चन थे उसके जो अपनी नोटबुक में जो क्वेश्चन थे उसको मार्क कर दिया था कि ये वाले क्वेश्चन है। तो एक दिन हमारा टेस्ट हो रहा था, तो एग्ज़ाम से पहले, तो मैम ने कहा कि मुझे कोई बंदा कॉपी दे दे, मैं उसे क्वेश्चन देती हूँ। हमने वही कॉपी दे दी जिसमें वो मार्क थे। तो अब मैम वही क्वेश्चन हमें दे रही, साथ साथ में देख रही है, पेजेस देख रही है कि सारे मार्क वही है जो पेपर में आने। उन्हें मुझे बुलाया, कहती है कि व्हाट इज़ दिस। उसमें मैं स्टार्ट से बड़ी पढ़ाकू बच्ची थी, पढ़ती रहती थी, क्लास में मेरी पोजीशन भी आती थी। मैंने कहा मैम दिस इज़ नॉट माय नोटबुक, ये तो खदीजा की नोटबुक है। और वो एक्चुअली जो पेपर लीक हुआ था वो खदीजा की एक कज़न थी जो उसी स्कूल में टीचर थी, उसी ने किया था। फिर उस पर एक बड़ा सा स्कैंडल बना था, पेपर हमारा चेंज हुआ था, पेपर इवन फेल भी हुआ था। फर्स्ट टाइम मेरा पेपर फेल हुआ था, मैं बहुत रोई हुई थी और डर भी लगा था कि मैं पेरेंट्स को क्या बताऊँगी मैंने चीटिंग की। That was like a tragic event first time। जैसा कि आपने सुना, इन्होंने पेपर चोरी कर लिया लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ चोरी करने का, एंड पे फेल ही हो गई। लेकिन अगर आपकी स्टोरी से मुझे भी कुछ रिमाइंड हुआ, मैंने भी एक टाइम पे पेपर चोरी किया था स्कूल लाइफ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंड अप में सबसे टॉप नंबर मेरे थे। जब बाद में सर ने मुझे कहा आके बोर्ड में इस क्वेश्चन को आप हल करो, तब मुझे नहीं आया। तो फिर कहते कि तुम फर्स्ट कैसे आए? आपके भी चीटिंग का फायदा ही नहीं है, लेकिन पास तो हुआ ना। हाँ, से क्या नॉलेज ही नहीं है। मेरी गुजरी हुई जिंदगी में तो यही रहा, मुझे थप्पड़ बहुत पड़े हैं टीचर से। हाँ, वैसे तो आपकी शक्ल देख के लग ही रहा है कि आप हमेशा रोती रहती हैं। नहीं, रोती नहीं हूँ, लेकिन मेरी हम लोग एक दफ़ा स्कूल से आ रहे थे और जून जुलाई की गर्मी होती थी और हमें घर से 10-20 रुपए खाने के लिए मिलते थे और हम उसकी टेप्स नहीं होती, स्कॉच टेप जो होती है वो लेते थे और हम लोग सो रहे होते थे, उनकी घंटी ऐसे प्रेस करके ऊपर लगाते होते थे। और एक दफ़ा हम लोग आ रहे थे तो हम रोज़ ऐसे ही करते होते थे। और एक दफ़ा हम लोग, जब मैं और मेरी कज़न्स थे, हम लोग स्कूल से आ रहे थे, तो वो हमने उस दिन पता नहीं बाय कोई लकी ऐसी थी कि लाइट नहीं गई हुई थी, तो वो हमने घंटे के ऊपर उसको लगा के चिपका रहे थे। लाइट गई हुई थी और उसको चिपकाया जब, तो लाइट वापस आ गई और वो बजती बजती तो वो आंटी निकली, उन्होंने मुझे पकड़ाया गुस्से से और 2-3 ऐसी पक्की लगाई। फिर मेरे घर कंप्लेन आई थी और फिर उसके बाद मैं 2-3 दिन फिर मैच्योर बन के रही थी, सीरियस। और हम वैसे अगर देखा जाए तो आमना की स्टोरी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इनको हर वक्त मारी पड़ी है और तो कुछ नहीं पड़ा। आप कुछ बता रही थी? मैं बस ये कि हम स्कूल के वैन से चुप जाते थे, पैदल आते थे। पता नहीं पैदल आने को शौक था मुझे और तलहक मेरे भाई। कभी आप दोनों ने स्कूल बंक भी किए? नो, कभी नहीं। कोई ऐसी मेमोरीज स्कूल की कि आपने किया हो टीचर्स के साथ, कोई ऐसा वाकया? नहीं, पहले निकल गए थे ऑफ टाइम से पहले पैदल, और प्रिंसिपल नहीं पकड़ के बाइक पे बिठा के घर पहुंचा दिया था। जैसे आप घर पहुंच गई तो मम्मा पापा के रिएक्शन? वो था कि आई डोंट रिमेम्बर इट, बट मुझे याद है कि मुझे डर लगा था कि प्रिंसिपल हमें लेके जा रहे घर। और हाँ, एक ये बात कि मुझे ना जानवरों का बहुत शौक होता था। मैं स्कूल से निकली, मुझे उधर बाहर रोड पे पपीज़ मिले, एक मैंने और एक मेरे भाई ने, हम उसे घर ले आए। उसके बाद जो पापा ने की थी। तो ये तो थी इनकी स्कूल लाइफ की स्टोरी। तो वो तो था बचपन, अब है 55। तो आए इनसे अब पूछते हैं कि उस दौर में और इस दौर में ऐसी क्या चेंजिंग इनमें आई है, इनके इलाके में आई है, इनकी ज़िंदगी में आई है। तो उसमें आप ही बताएं। हम पर्सनली, मुझ में एज ए पर्सन चेंजेस बहुत आई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत आई है, थोड़े से मेच्योर हुए, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी, चोरी वाली? नहीं, बहुत लाइफ की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई है। अब पता चलता है कि आई हैव टू डू समथिंग टू सर्वाइव, तो उसके लिए है कुछ। इलाके में अब तो इलाके में हमारा बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। पहले जब मैं छोटी थी तो इट वाज लाइक एवरेज, जो देहात गांव टाइप होते थे,
ज़्यादा नॉलेज एजुकेशन का सिस्टम नहीं था गर्ल्स का, मतलब और बीइंग अ पुख्तून तो हमारा 8-9 क्लास से वो पर्दे वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, घर से निकलना नहीं है, लड़कियों ने बाहर जाना नहीं है, जाना है प्रॉपर निकाब और ये वो। तो अब वो सिस्टम ख़त्म है, अब बहुत ओपन है। तो अब आपको कैसा लगता है उस दौर को देख के और इस दौर को देख के, बेटर ज़्यादा कौन सा है? वैसे दोनों ही अपने टाइम पे दोनों ही बेटर है। नहीं, पर उस टाइम पे एजुकेशन की कमी थी ना। उस टाइम एजुकेशन की कमी थी, स्कूल्स कॉलेजेस में। अब हमारी जगह में एक यूनिवर्सिटी बन गई है स्पेशली फॉर गर्ल्स, बहुत बड़ी एरिया पे बनी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। एजुकेशन बहुत आम हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग एजुकेटेड हुए हैं हमारे, और बहुत ज़्यादा ओपन माइंड वाली चीज़ है। अब क्वाइट बेटर। आमना, आप कुछ बताएं कि आपके अंदर क्या चेंजेस आई हैं? एबटाबाद आज से 10 साल पहले कैसा था, अब कैसा है एजुकेशन के हवाले से? एजुकेशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो मेरे मदर हैं, फादर हैं, ठीक है। तो मदर मेरी जो है उनकी वो भी पढ़ी हुई नहीं है, ठीक है। उन्होंने 5 तक पढ़ा था, क्योंकि उस टाइम जो अगर एजुकेशन की बात की जाए तो वो स्कूल वहाँ तक ही थे, 5 तक ही पढ़ाया जाता था। उसके बाद क्योंकि वहाँ पे ना आगे तालीम दी जा रही थी, और उनका तो उन्होंने शुरू से जो है टाइम गुजारे गाँव में है। और फादर जो थे उन्होंने यहाँ पे आके कहीं गांव से आगे आके 8 तक पढ़ा था, और फिर जो है उनके अंदर माशाल्लाह स्किल्स वगैरह थी इतनी कि उनको अच्छी जॉब जो है मिल गई। लेकिन उस तरह की स्टडी अगर देखी जाए तो उसमें इतनी अच्छी जॉब ऑफ़र नहीं होती। और अब के लिहाज से देखा जाए अब तो माशाल्लाह वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ और लड़कियों के लिए प्रॉपर जो है ये पिक एंड ड्रॉप सिस्टम है, ये तक भी चला गया। लेकिन हमारी तो शिफ्टिंग यहाँ पे हो गई थी बाबा लोगों के साथ, लेकिन अभी मेरी फैमिली को अगर देखा जाए तो वो अभी भी उसी सिस्टम में चल रही है, जिस तरह गांव का सिस्टम हम लोग छोड़ के आए थे। और ये तो अभी हम बात कर रहे थे इनके गांव के हवाले से, इनके बचपन के हवाले से, एजुकेशन की बात हो गई। तो नाजरीन आपके लिए इंटरेस्टिंग करते हैं इस चीज़ को कि आपके उधर के कल्चर के हवाले से आप हमें बताएं, ज़रा आगाह करें। आमना, एबटाबाद का कल्चर, रहन सहन, वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या उनको पसंद है, खाने में उनको क्या पसंद है? गांव तो एक बहुत अच्छी, एक गांव से तो एक बहुत अच्छी वाइब आती है। जब हम लोग गांव जाते हैं ना, इवन यहाँ पे अगर हम लोग 12 बजे तक भी सोए रहे ना तो एक वो लेटे रहते हैं, कोई वो उधर सुबह उठते हैं ना तो एक इतनी अच्छी नेचुरल चीज़ें नहीं होती, चिड़ियों की आवाज़ें और वो सरसब्ज खेत और वो सारी चीज़ें, वो बहुत अच्छे मोमेंट्स वो लगते हैं। और गांव का रहन सहन देखा जाए बिल्कुल मिट्टी के घर बने हुए हैं, और वो जब खाना भी बनता है ना तो एक बहुत अच्छी चीज़ वो लगती है। और वहाँ का कोई स्पेशल ऐसा खाना, कोई डिश जो वहाँ के लोग पसंद करते हैं खाना? साग, मकई की रोटी, कड़ी, और ये एबटाबाद की तो ये चीज़ें बहुत मशहूर हैं कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लोग, और इवन आप गांव जाओ ना तो हम लोग जाके हमारे लिए वो चीज़ें बहुत नई होती हैं, क्योंकि यहाँ पे उन चीज़ों का इतना वो रोल नहीं है। यहाँ पे KFC चले जाओ, मैकडोनल्ड चले जाओ, ये चीज़ें जा रही हैं, लेकिन वहाँ जाओ ना तो एक हमारे लिए नई चीज़ होती है। उनके लिए तो ये चीज़ बहुत आम है, क्योंकि उनकी रोज़ की रूटीन का होता है साग, मकई की रोटी, घी। और हम लोग यहाँ से जाते हैं ना तो हमारे लिए मक्खन और देसी घी भी बहुत नई चीज़ होती है। एबटाबाद के हवाले से तो आपने सुन ही लिया, आए नौशहरा के हवाले से सुनते हैं कि नौशहरा के कल्चर के हवाले से आप हमें बताएं, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कैसे मकान है, और खाने का तो हम ज़रूर पूछेंगे। जो नौशहरा है बहुत डाइवर्स कल्चर ना, जो नौशहरा का मेनली जो बेसिक्स है वो पर्शियन, बुद्धिस्ट, हिंदू काइंड ऑफ, जो हमारा नौशहरा है वो मतलब ऐसे ही बना है। नौशहरा इट्स लाइक न्यू सिटी, इट्स मीनिंग इज़ न्यू सिटी। तो इसमें बहुत से प्रीवियस हुआ कि बहुत से आसार भी है। घर जो है वो आपको हर काइंड ऑफ मिलेंगे, आप ज़्यादा एडवांस हुए तो ज़्यादा बंगले शंगले भी मिलेंगे, और जो देहात साइड पे जाओ तो वही मिट्टी के बने घर जिसमें गैस तक नहीं है, आग जलाते, आग पे खाना पकाना होता है। और जो है खाना जो है उसका, जो मुझे इधर आके जो फर्स्ट कल्चर शॉक मिला है वो खाने का ही मिला है, क्योंकि हमारा और इधर का बहुत खाने में बहुत डिफरेंस है, जो मैंने एक्सेप्ट स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं किया, ना मेरी बॉडी ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि मैं ऐसी नहीं थी जैसे उधर थी या इधर हूँ। सो वहाँ की कोई स्पेशल डिश जो है पेशावर के हमारे चपली कबाब बहुत मशहूर है, लाइक एज अ होल KPK की अगर बात करें। नौशहरा का हमारा इतना कुछ खाने का कुछ नहीं है वैसे, और इंडस्ट्रीज़ या कोई मतलब हिस्ट्री रिलेटेड कुछ हो तो वो है। जैसा कि आपने सुना एबटाबाद की कहानी, नौशहरा की कहानी, हम ज़रूर विजिट करेंगे इंशाल्लाह। तो आप हमें खिलाएंगे ना वहाँ के चप्पल कबाब, जो है चप्पल कबाब खिलाना। चपली होता है, नॉट चप्पल,
चपली वही कबाब। जो है चपली कबाब वो खिलाएंगी। श्योर, चले जी, आपको उधर का कहवा भी पिलाएंगे इंशाल्लाह। तो नाजरीन, जैसा कि आपने आज इनकी लाइफ जर्नी के हवाले से इतना कुछ सुना, इनकी स्कूल लाइफ, इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ थी आमना और उज़मा की। मुझे पर्सनली ख़ुद बड़ा मज़ा आया इनकी कहानी सुन के। हर बंदे की अपनी कहानी होती है, जाहिर सी बात है, मेरी अपनी स्टोरी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।